अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, मेरा सारा तजर्बा और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करता हूं उस पर मैं अपना तजिया आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आज इससे पहले कि मैं आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपडेट करूं, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसके अंदर रहते हुए हम क्रिप्टो के हवाले से अवेयरनेस पैदा करें। आज मैं चाहता था कि इस वीडियो में क्यों ना हम एक क्रिप्टो के सॉन्ग का एक कंपटीशन का आगाज करें, जिसमें पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स जिनके पास टैलेंट तो है, लेकिन उन बेचारों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है या वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मैं अपना प्लेटफॉर्म, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं अपना प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करूंगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा। आप लोगों ने करना यह है, आप अगर खुद सिंगिंग के शौकीन हैं या आपका कोई जानने वाला है, कोई ताल्लुक वाला है जिसको आप समझते हैं कि यार उसने अपना कैरियर बनाना है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप मेरे साथ उसको अटैच करवाएं। ये ईमेल स्क्रीन पे लिखी हुई है, मेरे साथ आप कांटेक्ट करें। आपने क्रिप्टो के हवाले से कोई सॉन्ग बनाना है, सॉन्ग बनाने के बाद उसका एक छोटा सा डेमो बना के आप मेरे साथ बेशक स्क्रिप्ट शेयर कर दें या थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके मेरे साथ शेयर कर दें। और जो बंदा, जिसका गाना मैं यूज करूंगा, एक तो उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। आई नो कि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन खसूसन उनके लिए ये एक तरह का टैलेंट का अप्रिसिएशन टोकन समझिएगा। और जरूरी नहीं एक बंदा, अगर मुझे एक से ज्यादा आप में से लोगों के गाने पसंद आ गए तो मैं एक से ज्यादा को, हर हर एक को जिसका मैं गाना यूज करूंगा उसको 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा। और साथ जितना स्टूडियो वर्क में जितना एक्सपेंस आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो भी सारा मैं बेयर करूंगा। इसमें अगर आप मुझे फीचर अपने गाने के साथ करना चाहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी गाने में प्रेजेंस से आपको ज्यादा वैलिडिटी और कंफर्मेशन मिल सकती है तो व्हाई नॉट। बल्कि अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आइडिया, मैं वकार, पहले आप गाना बना ले, मैं वकार भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। बल्कि मैं और जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाफिज तनवीर साहब हैं, और जो जो मेरे नॉलेज में आएंगे, जिसका आप कहेंगे, सबसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करके तो सबको एक बना के एक तरह का कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से अवेयरनेस पैदा करें। तो मैं इसमें अपना पूरी तगदो करूंगा, अपना प्लेटफॉर्म भी और दीगर जो मेरी कैपेसिटी में होंगे उन सबको अलाइन करने की, कि वो आपके साथ मिलकर आपको सपोर्ट करें। तो इस तरह आप मेरा साथ, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। अपना टैलेंट जो है, आपके पास भरपूर मौका है अपने टैलेंट का इजहार कर। अच्छा, आप जब मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको बाकायदा फीडबैक भी दूंगा। अगर आपने गाना कुछ लिखा हुआ है, उसमें कोई रद्दोबदल करने की जरूरत पड़ी तो उस हवाले से भी मैं अपनी आपको असिस्टेंस दूंगा, जितना मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। अच्छा, मार्केट की तरफ आते हैं। तो मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो तो फिलहाल आपको बोर करती हुई नजर आ रही हैं। बीटीसी की प्राइस कल जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे थी, 16,000 कोई 700 के करीब। आज 16,800 है। और एक दिन पहले भी इत्तेफाक से जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त भी 16,000। तो सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि यार क्यों बीटीसी, अभी ये एफटीएक्स क्रैश हुआ, उसके बाद प्राइस जो थी वो नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन प्राइस जो है उसको 15,700 800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गई है, उससे नीचे प्राइस जो है नहीं जा रही है। तो क्या अब क्यों प्राइस पंप क्यों नहीं हो रही? जितना फंड, बाइनांस का फंड भी ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो अब क्या वजह है, मार्केट क्यों पंप नहीं कर रही है? मुझे जो समझ आ रही है उसकी शायद वजह यह है कि जितने मार्केट के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मार्केट को यूं समझे कि मार्केट के सेंटीमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वो ये कह बैठे हैं कि जनाब बीटीसी ने एक लेग और नीचे लाजमी रेड बनानी है। एक बड़ी लेग बनेगी जो कि 12,000 की रेंज में, 10,000 की रेंज में आएगी तो बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल और बड़े, वो एक बड़ी बिग रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं। अब वो रेड कैंडल कब आएगी, नो बडी नोस। तो इस वजह से मार्केट में आपको कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, खसूसन बीटीसी की प्राइस में। अगर आप डोज कॉइन की प्राइस को देखें तो डोज कॉइन की प्राइस बहरहाल पिछले 24 घंटों में तकरीबन 7-8% जो है वो इंक्रीज ही हुई है। और ये भी मैं हैरान हूं कि क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि डोज कॉइन की प्राइस का ताल्लुक बराह रास्त ट्विटर और इलन मस्क के साथ है। और इलन मस्क ने ट्विटर पे पोल करवाया था कि उसको ट्विटर का सीईओ होना चाहिए या नहीं, तो मेजॉरिटी ने वोट दिया कि भाई आप सीईओ नहीं रह सकते हैं। तो उसके बाद इलन मस्क ने बाकायदा अनाउंसमेंट भी की कि जैसे ही कोई मुझे नया सीईओ मिल जाएगा तो मैं
जो है सीईओ नहीं रहूंगा। तो इसके बाद तो डोजकॉइन की प्राइस मेरी नजर में तो सेंटीमेंट पुअर होने चाहिए थे, और प्राइस को एटलीस्ट अगर डंप नहीं तो पंप तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये टेक्निकल मूवमेंट हो सकती है। अच्छा, अब मार्केट की कल से एक खबर है जो कि सारे क्रिप्टो मीडिया के ऊपर जो है वो बार बार जिसके ऊपर टॉक की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के तजिए पेश किए जा रहे हैं। बैंकमैन फ्रीड के हवाले से कल मैंने आपको बताया कि एफटीएक्स के जो दो एग्जेक्टिव्स थे, उन दोनों को अदालत ने जो है अदालत में वो प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने अदालत में अपने क्राइम्स मान लिए हैं और साथ उन्होंने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे अदालत के साथ सैम बैंकमैन फ्रीड के हवाले से जो भी तहकीकात होंगी। लेकिन अभी की जदीद जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि बैंकमैन फ्रीड ने $250 मिलियन के बॉन्ड जो है वो जमा करवा के बेल ले ली है। यानी इस वक्त बैंकमैन फ्रीड जो है वो रिहा हो चुके हैं, अपने घर में मौजूद हैं। गो के इनको जो अमेरिकी अदालत का उनके लॉ में एक सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो लगा देते हैं कि भाई आप बड़ी महदूद सी आप मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, एक खास एरिया वो डिसाइड कर सकते हैं कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, और साथ साथ वो जितनी इन्वेस्टिगेशन इदारों को कोऑपरेशन चाहिए आपने वो भी कोऑपरेट करना है। अब इसमें बहुत से एंगल से इस न्यूज़ को देखा जा रहा है। इसका वैसे क्रिप्टो मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो तो इस न्यूज़ का मुझे अब नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है जो कुछ होना था वो तो हो चुका ना। अभी बहरहाल सोशल मीडिया मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्कस किया जा रहा है, और मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करने से इनडायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट पे इंपैक्ट इसका नजर आ सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि एसईसी ने एफटीटी टोकन को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया। मेरी नजर में ये फार रीचिंग इंपैक्ट वाली एक अपडेट थी। उसके बाद तो फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका टोकन जो है एसईसी की नजर में वो सिक्योरिटी है। अगर सिक्योरिटी है तो उनकी प्राइसेस तो प्लंज कर जाएंगी, उनकी प्राइसेस तो क्रैश कर जाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी मतलब कैसे, जब अमेरिकी इन्वेस्टर नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो अगर उनके जो शहरी हैं, उनके जो इन्वेस्टर हैं वो किसी क्रिप्टो करेंसी को बैक नहीं करेंगे तो उसमें मतलब एक हाइप खत्म हो जाएगी। तो ये मेरी नजर में ये अप्रोच थी। तो उसके बाद गैरी गैंसलर ने कहा, उसकी स्टेटमेंट आई, उसने कहा जी ये तो अभी स्टार्ट है, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट का जो ऊपर क्रैकडाउन है अभी तो इसका स्टार्ट है। तो इट मीन्स कि जो आपको मैं स्टार्ट में बता रहा था बीटीसी की प्राइस बोर हो रही है, क्योंकि एनालिस्ट का मानना यह है कि अभी एक और रेड बड़ी कैंडल बननी है लेग, तो मुमकिन है इसकी वजह हो। और दूसरा इसको ये एंगल भी जो सैम बैंकमैन फ्रीड के हवाले से, जो उसकी शख्सियत के हवाले से मैं खुद बहुत मुतासर था, जो एक फ्रेम बनाया गया था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल के सामने आ रही हैं। सैम बैंकमैन फ्रीड ने चंद दिन पहले इंटरव्यू में कहा था जी कि मेरे अकाउंट में मैंने चेक किया है, मेरे पास तो $1 लाख है, जो कि चंद महीने पहले $20 अरब था बकौल इसके इस इंटरव्यू में, जो मैंने सुना। मैं अभी प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट क्लेम की वजह से बचने के लिए। तो अभी $1 लाख रह गया, तो $1 लाख इसके पास था, तो यका अचानक 250 मिलियन जो है वो कैसे आ गया बेल बॉन्ड्स अरेंज करने के लिए। तो इसको भी मुख्तलिफ एंगल से लोग जो है वो देख रहे हैं। और साथ साथ एफटीएक्स के साथ जो लिंक टोकन है सोलाना एफटीटी, उसका अपना टोकन तो टैंक हो ही गया, $25 से $1 से भी नीचे आ गया। साथ साथ सोलाना का बहुत बुरा हाल हुआ है। उसके बाद ये देखें, यहां से एफटीएक्स के क्रैश के बाद सोलाना की प्राइस को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है $15 के ऊपर, उससे ज्यादा प्राइस ऊपर नहीं जा रही। क्योंकि देखें, बहुत से आप में से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यहां पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं सोलाना में एंट्री। देखें, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हाइप बनाने के लिए कम्युनिटी के अंदर हाइप होगी तो सरमायाकारी मार्केट का कैपिटल उसमें आएगा, उस क्रिप्टो करेंसी में। एक तो मेजर फैक्टर था एफटीएक्स, वो आपके सामने क्रैश हो गया। दूसरा, सोलाना की प्राइस को पंप करने वाला फैक्टर था एनएफटी। और आपको पता है इस बेयर मार्केट के अंदर एनएफटी का नैरेटिव भी ऑलमोस्ट डाइंग। एनएफटी भी अब लोग सोच रहे हैं कि मैच्योर होना चाहिए। एनएफटी में जो जेपीजी एरा है वो खत्म होकर एनएफटीज का जो रियल वर्ल्ड यूज केस है वो आगे चलेगा। एनएफटी सिर्फ वो वाले एनएफटीज आगे जाएंगे, ये मेरी असेसमेंट के मुताबिक, जो कि मेन स्ट्रीम एनएफटीज होंगे, जिनकी प्राइसेस जो है वो लाखों डॉलर एक एनएफटी की प्राइस है। जो मेन स्ट्रीम एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वही जाएंगे, बाकी सारे जेपीजी के दोबारा शायद उतना मोमेंटम जो है वो ना पकड़े। आई डोंट नो एग्जैक्टली मार्केट, मुझे आज भी याद है, कई बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं, ये बोरिंग होती है बार बार रेपिटेशन। जब 2017 में 19,000 से प्राइस दोबारा अगले साल 1.5 साल में $3,000 पे गई थी, तो सेम यही सूरत हाल थी।
जो आज आपको बीटीसी की प्राइस 15,000 के ऊपर स्टक होती हुई नजर आ रही है, उससे नीचे नहीं जा रही। सेम यही सिचुएशन बीटीसी की प्राइस 3,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड और 4,000 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। जब 4,000 से ट्रेड नीचे क्रैश हुई 3,000 के पास, तो उस वक्त बजाय इसके कि कहा जाता कि बॉटम है, उस वक्त मेरा भी दिल किया कि यार मैं बीटीसी इन्वेस्ट करूं। लेकिन उस वक्त मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था? जो आजकल आवाजें हैं कि बीटीसी की एक और बड़ी लेग बननी है, उस वक्त भी आवाज थी जब बीटीसी की प्राइस 3,000 की रेंज में जा रही थी, उस वक्त की आवाज थी 3,000 को भी ब्रेक करेगी, बीटीसी की प्राइस $1,500 तक जाएगी, $1,000 तक जाएगी। तो उस वजह से इंतजार करते करते मैं भी इंतजार कर रहा था, लेकिन प्राइस 3,000 से नीचे नहीं गई। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा प्राइस ने दोबारा रिटर्न लिया, दोबारा मैंने 3,000 की वो जो सस्ती प्राइस थी बीटीसी की, वो मुझे दोबारा नहीं मिली। अभी भी क्या वही सिचुएशन होगी बीटीसी की? आई डोंट नो। लेकिन मैं तो इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट का बॉटम, मार्केट का जो टॉप है, कोई भी फाइनली जो है वो कंफर्म नहीं कर सकता। तो इसकी इस तरह की सिचुएशन में इस वक्त मार्केट अपने बॉटम के पास तो है। इस बार ये तो ऑन चेन एनालिस्ट भी आपको कह रहे हैं, आपको सारी जो फंडामेंटल अगर एनालिसिस करें, सेंटिमेंटल एनालिसिस, हर किस्म के एनालिसिस को अगर आप देखें तो बीटीसी अपना बॉटम के पास है। इस सूरत हाल में जहां पे आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि बॉटम कहां पे है, बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है आप डीसीए करते जाएं। यही वजह है कि मैंने अपने चैनल में पिछले 6 माह से हर सोमवार के सोमवार बीटीसी के ऊपर डीसीए कर रहा हूं कि मैं प्राइस को नहीं वॉच कर रहा। जब तक ये प्राइस क्रैश सस्ती में मिलती जा रही है, थोड़े थोड़े हर हफ्ते पैसे इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। तो ये मेरी ओपिनियन था। मैं सोलाना की बात कर रहा था। एक तो एफटीएक्स भी गया जिसकी वजह से इसकी प्राइस में बूम आया, दूसरा एनएफटी का नैरेटिव भी इस बेयर मार्केट में, वो भी एनएफटी की मार्केट भी सारी डाउन है, क्योंकि सोलाना को ये 2 ही फैक्टर से जो ग्रो कर रहे। तीसरा एक फैक्टर था, मैं उसकी तरफ नजर डाल रहा था, सोलाना के ऊपर डेवलपर्स। अगर आप देखें तो पिछले ये देखें, डेवलपर्स भी सोलाना के आहिस्ता आहिस्ता सोलाना के नेटवर्क को छोड़ते जा रहे हैं। ये तीनों मेजर फैक्टर्स थे जिनको वॉच करते हुए मैं नहीं समझता मुझे सोलाना की प्राइस में इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि मुमकिन है, मैंने बल्कि कल के परसों के बुलेटिन में आपके साथ शेयर किया, जब मैंने वो आपको 2023 का एक आउटलुक पेश किया था एक एक्सपर्ट की ओपिनियन के मुताबिक, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो इथेरियम किलर्स हैं जिनमें सोलाना भी है, वो ऐसे लग रहा है कि 2023 में वो इतने गैर अहम हो जाएंगे कि इथेरियम जो है, उसके बजाय इसके कि इथेरियम के कंपटीटर्स मार्केट से कैपिटल उठाएं, बल्कि इथेरियम का लेयर 2 जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा 2023 में। 2023 की बुल मार्केट का जो नैरेटिव है, उसमें इथेरियम और इथेरियम का जो इथेरियम के ऊपर बिल्ड जो लेयर 2 इकोसिस्टम है वो मार्केट में पैसा कैप्चर करेगा। तो सोलाना की प्राइस अगर रिटर्न करती है, अगर ये जो थॉट है, ये एनालिसिस गलत हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, और दोबारा जो ये जो लेयर 1 सारे प्रोटोकॉल्स हैं दोबारा मार्केट, बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट से पैसा कैप्चर करते हैं, तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस सूरत में अगर कोई बंदा रिस्क लेना चाहता है सोलाना की प्राइस में, तो मेरी रिकमेंडेशन है ये है कि वो वेट करे $5 का, क्योंकि नीचे सोलाना की प्राइस इसके बाद $10-12 की प्राइस के क्रैश होने के बाद अगली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है सोलाना की प्राइस पे, जहां पे मोस्ट लाइकली प्राइस दोबारा पंप कर सकती है, वो $6 की, $5, 12 सेंट, 15 सेंट के ऊपर आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। यहां पे वो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, दोबारा कह रहा हूं, हाईली रिस्की बट हाईली रिवॉर्डिंग। आप इमेजिन करें अगर कि वाकई दोबारा ये इथेरियम के कंपटीटर्स को दोबारा नेक्स्ट बुल मार्केट में मोमेंटम मिलता है, तो फिर जिस बंदे ने नीचे से सोलाना बाय किया होगा उसको कितना रिवार्ड होगा। मैं ऑलरेडी आपको अपना लूना के ऊपर एक्सपीरियंस बता चुका हूं। लूना को मैंने $60 पे बाय किया था, कोई मेरा ख्याल $2,503 का, तो जब $99 पे गया था उस वक्त मैंने सेल किया था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं मुझे कितने गुना उसमें प्रॉफिट हुआ था। तो हाईली रिस्की प्रोजेक्ट लेकिन हाईली रिवार्डिंग। इसी वजह से मैं कहता हूं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपने वो करनी है जिसके चले जाने से आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, डॉक्टर क्रैग राइट, इनके बारे में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। ये बिटकॉइन का हार्ड फोर्क है, सतोशी वर्जन, BSV, बिटकॉइन सतोशी विजन। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016 से इन्होंने एकदम यकायक अनाउंसमेंट करना शुरू कर दीजिए कि मैं सतोशी नाकामोतो हूं। इसके ऊपर फिर इनके जो सबूत इन्होंने पेश किए
जो उस वक्त के बिटकॉइनर्स थे, उन्होंने जनाब मुख्तलिफ किस्म के इनके ऊपर इल्जाम लगाया, ये फ्रॉड है, ये वह। इन्होंने बजाय इसके कि उस तनकीद का जवाब देते लॉजिकली, इन्होंने जनाब अदालतों में डेफामेशन के केस कर दिए। उन जहां जहां भी इन्होंने केस किए, सबसे केस इन्होंने ऑलमोस्ट सब केस इन्होंने हारे हैं। बड़ा आसान तरीका था भाई, अगर आप सतोशी नाकामोटो हैं तो सतोशी नाकामोटो की जो प्राइवेट की है वो अदालत में पेश कर दें कि भाई ये मेरे पास प्राइवेट की ना पेश करें, एटलीस्ट आप बताएं, आप मूव कॉइन को मूव करके बता दें, ये देखें मैं आपके सामने कॉइन मूव कर रहा हूं, ये सतोशी के वॉलेट से। तो अगर आप ऐसा, तो इन्होंने अदालत में कहा जी कि मैं बहुत जल्द मुझे वो प्राइवेट की मिल जाएगी, ये 2020 में कहा था और आज 2022 वो भी खत्म हो रहा है, तो 2 साल गुजर गए अभी तक तो नहीं आया। बहरहाल इन्होंने कहा जी कि इट डज नॉट मैटर आप क्या, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मेरा मकसद बिल्कुल सिंपल है, मैं ग्लोबल माइक्रो पेमेंट्स को प्रमोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी एक दिन लोग मुझे समझ आएंगे, इस वजह से नहीं क्योंकि ये इनएविटेबल है, ये लाजमी ऐसा होगा, इस वजह से क्योंकि मैं गिव अप नहीं करूंगा। मेरा गोल और मेरा विजन है जो कि इनका ग्लोबल माइक्रो पेमेंट्स का है। अब सतोशी बिटकॉइन के बहुत से हार्ड फोर्क हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं साइकिल जितना मुझे याद है। बिटकॉइन का सबसे पहला जो रिनाउंड हार्ड फोर्क हुआ था वो बिटकॉइन कैश का हुआ था। इन्होंने बिटकॉइन की हार्ड फोर्क की क्यों जरूरत पड़ती है? बिटकॉइन चूंकि सतोशी नाकामोटो ने कहा था जी बिटकॉइन जो है वो हमारी डे टू डे जो पेमेंट सिस्टम है उसमें यूज होना चाहिए, हमारी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको यूज होना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस पे ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में मैक्सिमम 7 ट्रांजैक्शन वो बेयर कर सकता है। तो उसको बिटकॉइन को स्केलेबल करने के लिए बिटकॉइन कम्युनिटी में काफी डिबेट चलती रही, उस डिबेट पे कम्युनिटी डिवाइड हो गई। तो जब कम्युनिटी डिवाइड, जो कहते थे कि बिटकॉइन को का जो ब्लॉक साइज है, जो कि एक ब्लॉक जो है बिटकॉइन का, एक ब्लॉकचेन है ना, यानी जितनी ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन की वो ब्लॉक्स की सूरत में सेव होती हैं, तो एक ब्लॉक के का जो साइज है वो 1 MB है। तो एक ब्लॉक के अंदर मेरा ख्याल है 1000 से 1500 के करीब ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में ऐड होती हैं। तो जो बिटकॉइन के को स्केलेबल करना चाहते थे वो कहते थे कि इसके ब्लॉक साइज को इंक्रीज किया जाए, फिर ब्लॉक साइज को बढ़ा के 1 MB से किसी ने 4 MB, किसी ने 8 MB, किसी ने 32 MB। अब ये जो सतोशी वर्जन है, इन्होंने कहा कि मैं अब जो बिटकॉइन का अपना वर्जन है उसको मैं कहां तक लेके जाना चाहता हूं। हाँ, कहते हैं वी शैल स्टार्ट टू स्केल बिटकॉइन सतोशी वर्जन इन 2013 मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड। यानी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन इस वक्त जो जेन्युइन बिटकॉइन है पुराना सतोशी का, वो 1 सेकंड में 60 ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, ये कहते हैं। और उसका जो ब्लॉक साइज है वो 1 MB है, जबकि सतोशी वर्जन का अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 गीगाबाइट का एक ब्लॉक साइज। आप इमेजिन करके उसके अंदर कितनी एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो समो सकती हैं। तो इन्होंने कहा हम उसको भी इंक्रीज करेंगे 2023 में, हम अपने बिटकॉइन का जो सतोशी वर्जन है उसको अपग्रेड करके मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड लेके जाएंगे। आई डोंट नो, अभी तक जो सोलाना है वो मेरा ख्याल है 60-70,000 पर सेकंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है। ये कैसे मिलियंस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद बिलियंस का भी इरादा रखते हैं। देन वी वुड बिल्ड टेंस ऑफ बिलियंस, कि 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अगर तो ऐसा कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में प्रोसेस कर ले, तो फिर वो ब्लॉकचेन जो है पूरी दुनिया की अटेंशन जो है, पूरी दुनिया की जो ट्रैक्शन है वो ले सकती है। क्योंकि इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यही मसला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो स्केलेबल नहीं है। अगर सारी दुनिया उसको यूज करना शुरू कर देगी एट अ टाइम, तो कैसे वो जो लोड है ट्रैफिक उसको कैसे बेयर कर सकेंगे। अच्छा, इस सूरत हाल में ये सारी चीजें होने के बावजूद जितने जो मेन क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, जितने हार्ड फोर्क होते हैं, वो कम्युनिटी वक्ती तौर पे उसमें पंप आता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी उसको साथ छोड़ देती है। सेम यही हाल आपको इथीरियम क्लासिक के चार्ट की तरफ आप अगर देखें तो इथीरियम का जो पुराना वर्जन था, इथीरियम का मेन जो सबसे पहले स्टार्ट था वो इथीरियम क्लासिक है, ये वाला आज का इथीरियम नहीं है जो प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया था। तो उसका हैश रेट भी जो है वो आपको क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। वह यह था कि इस साल में जब इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया, तो जितने माइनर्स थे उन्होंने रेवन कॉइन, इथीरियम क्लासिक, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है, इन्होंने जितनी वो माइनिंग मशीनें थी उन्होंने इथीरियम क्लासिक को माइन करना शुरू कर दिया। मार्केट के और जो प्रूफ ऑफ कॉइन्स थे उनको माइन करना शुरू कर दिया। लेकिन यकायक अचानक, आई डोंट नो व्हाई, क्या ये बेयर मार्केट एक फैक्टर है, लेकिन इनका हैश रेट जो है वो डाउन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि माइनर जो है ईटीसी इथीरियम क्लासिक को भी
माइन करना छोड़ गए हैं। रेवन कॉइन का हैश रेट भी मैं देख रहा था, वो भी डाउन हो रहा है। तो जो जेन्युइन है, जो पर्सनैलिटीज होती हैं, जो कम्युनिटीज होती हैं, जिस कॉइन और जिस टोकन को वो सपोर्ट करती हैं, मार्केट में वही ग्रो करता है। बाकी जो है वक्ती तौर पे आपको पंप नजर आ सकता है मैनिपुलेशन की वजह से फॉर सम रीजन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा जी, अगली मार्केट की न्यूज की तरफ आते हैं। ये वजीर एक्स इंडिया की एक्सचेंज है, उसके हेड का इंटरव्यू इन्होंने किया है। तो उन्होंने पूछा जी कि 2000 पिछले एक साल का जायजा लें कि आप इंडिया में आप एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए, मैं चाह रहा था आपके साथ कुछ इस हवाले से अहम मालूमात है वो शेयर करूं। एक तो इंडिया के अंदर 15 से 20 क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑलरेडी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में एक भी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। वकार ज़का ने कोशिश की थी टैनअप एक्सचेंज का लाइसेंस लेने की, सिंध हाई कोर्ट भी बेचारा गया, उसने कोशिश की, लेकिन ना हुकूमत ना अदालत, अभी तक उसको परमिशन नहीं मिली। अब यहां पे इंडिया में 15 से 20 के करीब एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब वहां की गवर्नमेंट इन एक्सचेंजेस से क्या फायदा उठा रही है? एक तो 30% टैक्स है, अगर कोई ट्रेडिंग करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है, उसके ऊपर 30% टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। और दूसरा एक डिडक्टेबल टैक्स है ऑन सोर्स, यानी अगर मैं 1 लाख रुपए 10,000 इंडियन रुपी से ज्यादा अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, तो अभी उसको प्रॉफिट है या नुकसान है, जितना उसने इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट ने उसका 1% जो है वो टैक्स उसी वक्त चार्ज कर लेना। मेरी नजर में ये 30% जो टैक्स है पाकिस्तान में ये सही नहीं है। लेकिन इसी तरह इनिशियल अमाउंट पे अगर हुकूमत पाकिस्तान भी पाकिस्तान में क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करे तो यहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ऑन सोर्स जो बंदा भी भाई इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो एक्स्ट्रा पैसा में अगर वो 1% 2% गवर्नमेंट को दे दे तो इसमें क्या बुराई है? तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए इस हवाले से कोई ना कोई इकदाम उठाए ताकि वो अपना जो उसके मुआशी मसाइल हैं उनमें कोई ना कोई जो है वो कमी आ सके। अच्छा जी, रिपल के कॉइन के हवाले से एक बातचीत चल रही थी। रिपल कॉइन विल नेवर, एक एनालिस्ट था उसने कहा कि रिपल का जो XRP कॉइन है वो कभी अब दोबारा अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। नीचे किसी ने कमेंट किया जी कि शायद उसकी वजह यह है कि क्योंकि रिपल की कोई यूटिलिटी नहीं है। रिपल का मेन जो नैरेटिव था, जो मेन मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूं, मेन चीज था कि जितनी जो डीफाई कह रहा हूं, जो ट्रेडिफाई फाइनेंस है, जितना रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको वो ब्लॉकचेन में लाना चाहते हैं। अब हर कंट्री अपना अपना अगर CBDC लॉन्च कर जाएगी तो फिर तो रिपल की जो रिपल के लिए स्पेस तो बहुत कम बचेगी। तो इस हवाले से XRP के जो पुराने हेड है उन्होंने कहा जी कि किसी ने कहा जी कि शायद रिपल की एक ये भी वजह है, तो यूटिलिटी नहीं है, दूसरा इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो इनके साबका हेड है, इन्होंने जवाब दिया जी रिपल के ऊपर अभी तो द XRPL डज नॉट हैव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने आंसर किया, ये देखें, मैट हैमिल्टन, इन्होंने कहा जी वेल मोस्ट फंक्शनैलिटी नीडेड जैसे कि NFTs हैं, जैसे कि मल्टीसैग और डेक्सेस वगैरह, वो ऑलरेडी रिपल के लेजर के ऊपर हैं, लेकिन बट यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन डेवलपमेंट। अगर रिपल जो है अपने XRP लेजर के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जैसे इथीरियम है, तो रिपल की प्राइस को एक नया हाइप मिल सकता है, उससे रिपल की प्राइस पंप हो सकती है। अभी अगर फिलहाल रिपल की प्राइस का चार्ट पे जरा नजर डालें, फिलहाल तो ये $30 की प्राइस एक्सपोर्ट बनी हुई है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो रिपल की प्राइस दोबारा जो है 17 सेंट 18 सेंट पे जा सकती है, जहां पे कार्डेनो भी जा सकता है। तो यही आज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो गो के लंबी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।